चुनाव आयोग किसी भी वक्त लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पहली सूची भी जारी कर दी है। यह लिस्ट जब जारी होती है तो झारखंड पर अगर हम नजर डालते हैं तो 14 लोकसभा सीटों में 11 लोकसभा सीटों की सूची यहां पर आ जाती है। 7 वही पुराने चेहरे, 2 नए चेहरे। ऐसे में जो सवाल बनता है कि जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से जो उथल पुथल देखने को मिली थी और नए चेहरों की जो यहाँ पर लंबी लिस्ट बनी थी, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि इस बार भी लोकसभा चुनाव में कई नए चेहरे आ सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने 7 पुराने चेहरों पर विश्वास जताया है। हमारे साथ आज इस पूरे चर्चा में शामिल होने के लिए मौजूद है प्रभात खबर के ब्यूरो हेड आनंद मोहन सर। सबसे पहले तो आपका स्वागत करती हूं, और प्रभात खबर डिजिटल से झारखंड हेड मिथिलेश सर, आपका भी स्वागत करती हूं। तो सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि ऐसे क्या फैक्टर रहे जो 7 पुराने चेहरे एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उतारे हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी सीट बचाई? देखिए, ऐसा है कि उसको आपने पहले जो अपना आप बता रही थी तो उसमें आपने कहा था कि जैसे विधानसभा में उथल पुथल हुआ था, बहुत नए चेहरे आए थे, भाजपा तोड़ फोड़ इधर उधर जाना आना लोगों का। तो दरअसल बहुत विधानसभा का जो चुनाव है बहुत माइक्रो लेवल का चुनाव है और बहुत नीचे स्तर पर जाके वो लड़ाई लड़ी जाती है। मतलब ग्रास रूट के लिए आपको बहुत मेहनत करना है, तो लोकल इशूज़ पर लोकल नेताओं का प्रभाव रहता है। तो एक लोकसभा का दायरा बड़ा है और भाजपा इस पूरे मिशन में जो 400 या 370 पार वाला जो मिशन चल रहा है, तो उसमें भाजपा बहुत ही फूक फूक के कदम रख रही है। जिन सीटों को भाजपा ने उसमें चेहरे नहीं उतारे, वो 7 सीटें हैं। 7 सीटों में 1-2 सीटों को आप छोड़ दीजिए, तो उन सीटों का मार्जिन देखिए, आप उन सीटों के जीत का मार्जिन देखिए तो 2.5 से 3 लाख का मार्जिन है। जैसे मैं आता हूँ रांची की सीट, ये 2.5 लाख 3 लाख से ऊपर की सीट थी जिसको जीता है भाजपा ने। उसके बाद आ जाइए जमशेदपुर, गोड्डा, कोडरमा, पलामू, ये ऐसी सीटें हैं जिसको भाजपा ने काफ़ी अहेड होकर के बहुत ही मार्जिनल और बहुत आक्रामक रूप से चुनाव लड़ा। तो इन सीटों पर बहुत एक्सरसाइज भाजपा को करने की ज़रूरत नहीं है। तो पुराने चेहरे भी उसमें वहाँ पर, जब कहीं कोई रिस्क फैक्टर नहीं था भाजपा के लिए इन 7 सीटों पर। अब उसमें से एक सीट जैसे अर्जुन मुंडा का है, आप कहेंगे खूंटी वाला, जिसमें भी चेहरे वही हैं और जीत थी लगभग 1,500 की। तो एक दुमका हो गया, 40,000 के आसपास की जीत थी। तो ये दोनों सीटों पर प्रत्याशी वही है। अब इन सीटों पर एक अर्जुन मुंडा का अपना बड़े कद काठी के नेता हैं, उनके उन चुनावों को और अब कितना दुरुस्त किए होंगे ज़मीनी स्तर पर, उन सारी चीज़ों का फीडबैक लेकर के भाजपा ने अर्जुन मुंडा को फिर उतारने का काम किया है। दूसरा सुनील सोरेन, दुमका में एक अटकलें लग रही थी कि बहुत सारी खबरें आ रही थी कभी कि बाबूलाल जी को उतारा जाएगा या फिर कोई बड़े नेताओं को, आदिवासी बड़े चेहरे को उतारा जाएगा। सुनील सोरेन पर भाजपा ने फिर फोकस किया, उनको उम्मीदवार बनाया। तो वहाँ इन 2 सीटों पर आप कह सकते हैं कि बहुत मार्जिनल जीत थी उसके बाद भी, तो उसकी भाजपा की अपनी एक रणनीति रही। अब हुआ कि चेहरे जो बदले, वो उन चेहरों पर भी बात कर लें। 2 सीटों पर बदला है। एक मनीष जायसवाल को हजारीबाग से दिया है उन लोगों ने, और एक आपका लोहरदगा से समीर उरांव जो हैं राज्यसभा सांसद हैं। तो उन सीटों पर समीर उरांव राज्यसभा के सांसद के बतौर एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक बड़ा चेहरा भाजपा ने समीर उरांव को प्रोजेक्ट किया था पिछली बार से, जब से वो राज्यसभा गए थे। तो उनको तो कहीं एडजस्ट करना था और उनको चुनाव में, और लोहरदगा की तस्वीर जो है वो बदलने के लिए थोड़ी समीर उरांव को मौका मिला है। यहाँ पर अगर हम बात करें सीटों पर, तो जो नए चेहरे हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा चर्चा रही। जयंत सिन्हा जो हैं वो सूची जारी होने से पहले ही ट्विटर पर अपने एक्स अकाउंट, मीडिया सोशल अकाउंट पर जो है वो एक पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि वो सक्रिय राजनीति से जो है वो अब छूट पाना चाहते हैं और वो अपने आगे की दिशा में काम करना चाहते हैं, उन्हें पार्टी जो है वो मुक्त कर दे। तो क्या ये माना जा रहा है कि पहले से ही उन्हें सूचना इस बात की हो गई थी, इसलिए उन्होंने वो सीट पहले ही छोड़ दी? हाँ, निश्चित तौर पे ये सूचना पार्टी में होती है। कई बार पार्टी की रणनीति अलग अलग तरीके से वो बनती है। कई बार लोगों को बैकडोर से सूचना दे दी जाती है पहले ही कि आपको इस बार टिकट नहीं मिलेगा, और कई बार ऐसा होता है कि पार्टी बताती नहीं है अपने कैंडिडेट को कि आपको टिकट मिलना है या नहीं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा था, सरयू राय ने बाकायदा खुल के कहा था कि पार्टी ने उनको एक बार भी ये नहीं कहा कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, और नतीजा ये हुआ कि वो बागी हुए और उन्होंने रघुवर दास जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनके खिलाफ चुनाव लड़ गए थे वो, और उनको हरा भी दिया
और कई जगह पे नुकसान भी पहुंचा उसका। तो हमको लगता है कि बीजेपी ने इस बार उस तरह के किसी भी नुकसान से बचने के लिए उन लोगों को जिनको टिकट नहीं देना था उनको पहले ही सूचित कर दिया, और इसलिए उन लोगों ने स्वतः ही ऐलान कर दिया कि हमें नहीं लड़ना है चुनाव, हमें चुनावी कार्य से सक्रिय राजनीति से हमको मुक्त कर दिया जाए। जैसे दिल्ली में आपने देखा गौतम गंभीर जो क्रिकेटर से राजनीतिज्ञ बने थे, उन्होंने भी यही कुछ कहा कि हमको अब चुनाव नहीं लड़ना है, आप हमको इससे मुक्त कर दीजिए। यहाँ जयंत सिन्हा ने मतलब, और वो भी डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा कि क्लिनिक मुझे बुला रहा है। इसमें एक ऐड ऑन करना चाहेंगे कि जो पूरा जो मोदी और अमित शाह वाला जो एरा और जो चुनाव है भाजपा का, वो चुनाव थोड़े डिफरेंट किस्म से लड़े जा रहे हैं। दूसरा ये है कि आप बागियों का जो एक पहले समूह खड़ा हो जाता था कि टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिला, तो भाजपा एक पूरे रणनीति के साथ इस तरह का माहौल और एक कोई कॉर्नर, कोई कोन चुनाव में नहीं बनने देना चाहती कि कोई बागी का एक नया कोन बन जाए। और जयंत सिन्हा और जैसे बड़े जो कदावर नेता हैं भाजपा के, वो मैच्योर्ड पॉलिटिशियंस हैं। वो इन चीज़ों के आगे पीछे जो आप उम्मीद कर रही हैं, जो एक पॉलिटिकल सर्किल में होता है कि तुरंत टिकट नहीं मिला तो वो हाँ तो बागी हो जाए, तो वैसी चीज़ें इन नेताओं से आप उम्मीद नहीं कर सकती। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि भाजपा के अंदर ना अभी जो स्थिति है, भाजपा की जो राजनीतिक ताकत है, उसमें भाजपा के अंदर नेताओं के पास करियर पाथ बहुत है। मतलब आपको अगर आज टिकट लोकसभा का नहीं मिला तो अगर आप तेवर में आए तो फिर पॉलिटिकल सर्किल से बाहर हुए, ठीक है। आप अगर पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, तो देखिएगा इस बार जितने भी नेता हैं भाजपा के, उनका पेशेंस देखिए आप, ठीक है। उनकी बातें देखिए, पहले के राजनीतिक दौर में नहीं थी। आज से भाजपा के पहले राजनीतिक दौर में नहीं थी, जहाँ टिकट नहीं मिला झंडा लेके खड़ा हो गए। लेकिन आज चूँकि भाजपा तो एक लंबे दायरे में बढ़ी हुई 18 राज्यों में सरकार है जिसकी, तो आपके पास 18 राज्यपाल का ऑप्शन है। देखिए कितना कैरियर खुला हुआ है, आपके पास राज्यसभा की सीटें हैं। तो अब आप कभी किसी ने सोचा था कि रघुवर दास राज्यपाल बन जाएगा उड़ीसा की? जितने लोगों ने चुनावी विश्लेषण किया होगा, कोई चतरा से लड़ा रहा था, कोई कहीं से लड़ा था, कोई कहीं से लड़ा था कि चुनाव में एक बड़ा चेहरा लेकर के, तो अनप्रिडिक्टेबल बीजेपी की रणनीति है। और इस माहौल में जिसको मैं कहता हूँ कि इतना लंबा चौड़ा कैरियर का पाथ है भाजपा के अंदर, तो कोई अभी इसमें नहीं है कि कोई बागी तेवर अपना करके और अब टिकट मिलेगा। बहुत सारी सूचनाएं हम लोग को भी दिल्ली से लोग पूछते हैं कि किसी का कोई बागी का कोई बयान आया क्या। वो बयान वीर वाला जो जमाना है ना, भाजपा में पार कर गया है। भाजपा में कोई बागी नहीं हो सकता है ये, लेकिन बागी नहीं होता ऐसा नहीं है, बागी होते हैं। लेकिन बीजेपी ने इस बार जो रणनीति बनाई है कि आपको बागी नहीं होना है, उन्होंने बिल्कुल संदेश दिया होगा कि आपको कहीं ना कहीं सेट किया जाएगा, और आप जहां सेट होने लायक होंगे, आप एक चीज़ तो माननी पड़ेगी ना कि बीजेपी में जो योग्य होता है उसको जगह मिलती है, और उसकी योग्यता के अनुरूप जगह बीजेपी कहीं ना कहीं सेट कर देती है। अब इन्होंने क्या कहा, जयंत सिन्हा ने क्या कहा कि मुझे ग्लोबल वार्मिंग पे काम करना है, देश में काम करना है, विदेश में काम करना है। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि मैं पार्टी के लिए आर्थिक मोर्चे पे काम करता रहूँगा, तो पार्टी के लिए मैं खड़ा रहूँगा। तो ये जो चीज़ है कि भाई बागी बनना है, वो बागी नहीं कोई बनेगा। आनंद जी ने बिल्कुल सही कहा है कि चीज़ों को सही दिशा में ले जाना है, तो बीजेपी बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड कही है, एक ऐसी पार्टी है जिसने विपक्ष को कोई मौका नहीं देने की सोची है इस बार। जो जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, तो उम्मीद कम है भी विपक्ष के पास कि वो मौका मिलेगा। एक सवाल इसमें ऐड ऑन करेंगे कि इस पूरे जो सीट वाला बंटवारा वाला मामला है, उसमें गीता कोड़ा एक नया चेहरा है जो आई है कांग्रेस से, भाजपा ने उनको तुरंत टिकट दे दिया। मेरी जो समझ है, मेरी जो जानकारी है, भाजपा लगता है देश भर में पिछले चुनाव में कांग्रेस वर्सेस भाजपा का जो टक्कर होगा 200 या 200 के आसपास की सीटों में था, जहां कांग्रेस और भाजपा की डायरेक्ट सीटें थी। 20 से 22 सीट कांग्रेस उसमें जीत पाई। मैं बता रहा हूं देश भर के लिए कि देश के स्तर पर 200 सीटों पर कांग्रेस के साथ भाजपा का सीधा टक्कर, और कांग्रेस उसमें 20 से 22 सीटें जीत पाती है, और उसमें आपका एक चाईबासा का सीट था। तो मैकेनिज्म और रणनीति भाजपा की कितनी माने अचूक जिसको कहेंगे कि है। अब उन 22-23 सीटों में एक आपका झारखंड से चाईबासा की सीट है, और उस चाईबासा के सीट के लिए और उन सीटों को भाजपा ने एकदम माने जिसको कहते हैं ना सर्किल बना रखा है कि नहीं, कांग्रेस से अगर सीधा टक्कर है तो इन 22 सीटों पर किसी कीमत पर हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। चाईबासा उसी में झटक करके ले गए। अब स्थिति ये हो गई इंडिया गठबंधन के सामने कि चाईबासा का सिमू की जो सीट है जिसमें गीता कोड़ा जी हैं, उस सीट में कांग्रेस अब ब्लैंक हो गई है उम्मीदवार के ना। हाँ, अब कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं है।
प्रदीप बलमुचु चुनाव लड़ने की बात चल रही है। अब कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज मूड में है कि हम अब चाईबासा सरेंडर करेंगे, जो सूचना है या आप रख लो चाईबासा। और वास्तविकता भी यही है, चाईबासा के सिंबू सीट पे 6 विधानसभा है और उन 6 विधानसभाओं में जेएमएम की पकड़ है और एक सीट पर कांग्रेस है जगन्नाथपुर से सोनाराम सिंह को। अब उन 5 सीटों में स्वाभाविक दवा जेएमएम का बनता है। गीता कोड़ा फेस वैल्यू थी तब कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, तो गीता कोड़ा वहाँ थी, संगठन कांग्रेस नहीं था। अब गीता कोड़ा भाजपा में चली गई हैं और सीट है वहाँ 5 जेएमएम के पास कांग्रेस पूरी तरह से साहब। तो उस भाजपा की रणनीति को समझिए, दूर वाली रणनीति को, कि 200 सीटों में जहाँ एक सीट ये थी जहाँ कांग्रेस जीती थी उसको कैसे हम वॉश आउट करें। दूसरा कि ये जो गीता कोड़ा का आना, गीता कोड़ा स्वाभाविक तौर पर एक, और उनके पति जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मधु कोड़ा, उनका एक उन क्षेत्रों में प्रभाव है, उनकी अपनी एक सियासी ताकत है वो वहाँ की। तो उन प्रभावों में भाजपा जो आगे देख रही है उसमें यह है कि वो जो 6 सीट है कुल्हान का, जहाँ भाजपा का पिछले चुनाव में खाता नहीं खुला, हाँ, उन सीटों पर गीता कोड़ा के सहारे हम विधानसभा में कैसे पेनिट्रेशन करें, कैसे उन क्षेत्रों में हम पहुँचें, वो एक भाजपा की दूरगामी रणनीति है। इसको आप उस तरीके से जोड़ करके देख सकती हैं। कई मायनों में गीता कोड़ा जो है वो महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए, इसलिए तमाम आरोप प्रत्यारोपों को, हाँ, तमाम आरोपों प्रत्यारोपों को साइड करते हुए बीजेपी ने सीधे गीता कोड़ा को जो है वो अपने साथ ले लिया, शामिल कर लिया। राजलक्ष्मी, आरोप प्रत्यारोप गीता कोड़ा पे नहीं है, उनके पति मधु कोड़ा पे जो आरोप है वो है, गीता पे वैसा कोई आरोप नहीं है। लेकिन तमाम ये जो विधानसभा में बजट सत्र उस वक्त चल रहा था और उस वक्त जो है तमाम विधायक जो है ये कहते हुए नजर आए कि बीजेपी जो है वो मधु कोड़ा को भी साथ में ज्वाइनिंग करवा रही है। बीजेपी ने इस बात से इनकार भी नहीं किया क्योंकि मधु कोड़ा भी साथ में पहुंचे ही थे वहां पर। हाँ, तो बस उस आरोप प्रत्यारोप को हटाकर जो है वो आगे बढ़ी। अगर हम बात करें अन्य बाकी 3 सीटों पर, बचे हुए 3 सीटों पर जिस पे जल्दी घोषणा हो सकती है, तो उस पे क्या कुछ संभावनाएं बन रही हैं? एक सीट तो गिरिडीह आसू के पास है, जिसके एमपी चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, तो स्वाभाविक तौर पर मान के चला जा सकता है कि वो सीटें गिरिडीह आसू को जाएगा। तो रह जाती है 2 सीटें, एक धनबाद और एक चतरा। चतरा में एक अनार 100 बीमार है। चतरा एक ऐसा सीट हो गया है झारखंड का बीजेपी के लिए, जिसमें मतलब अभी अगर ऐसे ही मजाकिया लहजे में कहूँ, एक ट्रक अभी चतरा भेज दिया है तो 1 ट्रक प्रत्याशी है वहाँ पर, 37-38। तो हम लोग को जो जानकारी है वो कंफर्टेबल सीट है ना, वो सीट जीतने वाली सीट है। तो कोई भी सोचता है कि हम यहाँ को प्रत्याशी बन जाए। तो एक है सुनील सिंह को लेकर के रिएक्शन है, जो लोग बताते हैं, जो वहाँ के वर्तमान सांसद हैं। पिछली बार भी यही हालत था, तो पिछली बार भी सीट होल्ड हुआ था, जो मुझे याद है, चतरा रुका था, लेकिन फिर सुनील सिंह अपना टिकट लेकर के आ गए दिल्ली से। तो एक वो ताकत दिखती है सुनील सिंह की कि फंसते फंसाते सीट को भी वो निकाल लेते हैं, बचा लेते हैं। दावेदार वहाँ बहुत हैं, एक मैं बता दें। तो चतरा को लेकर के पार्टी कुछ नए तरीके से सोच रही होगी। रही बात धनबाद की, तो धनबाद में फिर वही मामला है कि बहुत, जिसको कहते हैं ना कि वहाँ का फसल केवल काटना है, पूरा पकी हुई फसल है, और हमको बहुत वहाँ इब्बट दिखता भी नहीं है इंडिया गठबंधन में कोई। एकदम 2-2 अगर मैं कहूँ तो एकदम सेफ सीट है वो भाजपा के लिए। फिर वहाँ वही सवाल है कि उसके लिए भी ढेर सारे दावेदार हैं। इन दोनों सीटों में अभी तक जो हमको जो दिख रहा है पूरे सीट बंटवारा में, सेकेंड लाइन का लीडरशिप भाजपा ने नहीं दिया है इस टिकट में। अगर आप देखेंगे तो जो सेकेंड लाइनर होता है, जैसे अन्नपूर्णा देवी हैं, एस्टैब्लिश हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, एस्टैब्लिश हैं, संजय सेठ भी मान लीजिए एस्टैब्लिश हैं, निशिकांत दुबे आक्रामक तेवर वाले नेता एस्टैब्लिश हैं। आप इन नए चेहरों में समीर उरांव 2 बार के हैं। तो जो सेकेंड लाइन का भाजपा का जो नया चेहरा होता है, जिसको कहते हैं कि अब उसको जिसके हाथों में भावी भाजपा जाने वाली है, वो चेहरे इस लिस्ट में 14-11 तक में तो नहीं दिख रहे हैं मुझे, एस्टैब्लिश नेता इनफैक्ट। तो हो सकता है धनबाद और चतरा जैसी सीटों से आपको कोई नए चेहरे मिले जो भाजपा की आगे का सेकेंड लाइन का नेता तैयार करने की कोशिश हो। ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा होगा और उसमें कुछ चौंकाने वाले नाम भी आ सकते हैं। किसी नाम पर भाजपा के दौर पर मैं कहता हूं कि भविष्यवाणी तो मैं नहीं करता हूं किसी चीज़ पर, भाजपा की इन खास करके चीज़ों पर। क्या लगता है आपको कि क्या ये आशा लकड़ा का भी नाम बड़ा तेज़ी से उभर रहा है, बीजेपी में बहुत तेज़ी से वो उभर रही हैं, तो क्या लगता है कि कहीं से उनको मिल सकता है क्या लोकसभा का टिकट? अगर धनबाद से
धनबाद से संभव नहीं है, चतरा से भी संभव नहीं है आशा लकड़ा के लिए। मुझे तो नहीं लगता, ऐसा दिखता है। उनकी बात जरूर राज्यसभा में जाने की हो रही है, राज्यसभा में भेजने के लिए। अब भाजपा एक ट्राइबल फेस में आशा लकड़ा को नो डाउट मिथिलेश जी ने ठीक ही कहा कि बहुत उनको प्रमोट कर रही है, बहुत आगे ले जा रही है। राष्ट्रीय सचिव हैं, बंगाल की बंगाल की सह-प्रभारी हैं और खास करके केंद्रीय नेतृत्व के आसपास की चीज़ों को वो बहुत अभी तरीके से देख रही हैं। तो एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा आशा लकड़ा जी का आ रहा है खास करके बीजेपी इन सर्किल में। लेकिन चतरा और लोहरदगा में तो मुझे संभावना नहीं दिखती कि कोई कारण नहीं बनता है कि उनको देगी पार्टी टिकट। अब थोड़ा सा यहाँ ना कि चतरा से ना बीजेपी, मुझे जो है, मैं जो नेता को बीजेपी विचार कर रही है, चाहे जिसका नाम बहुत सरगर्मी से चल रहा है, वो बाकी विधायक जी कुशवाहा, वो शशिभूषण मेहता का, तो अभी वो श्योर नहीं है कि कर सकते हैं, लेकिन उनके नामों की चर्चा बड़ी चतरा में तेज है। तो वो सामाजिक समीकरण का भाजपा का एक अपने साधने का उपाय है कि कैसे सामाजिक समीकरण को साधा जाए उस पूरे रीजन में, चतरा, हजारीबाग और जो पूरा इलाका है पलामू का। दूसरा कि धनबाद का जो सीट है, वो धनबाद का सीट थोड़ा प्रभुत्व वाला सीट रहा है। धनबाद की राजनीतिक मिजाज भी थोड़ी अलग रही है। हाँ, वो धनबाद का जो पूरा सीट है, उसकी जो अपनी तपस है, उसके राजनीतिक स्टाइल है, आओ हवा जो है ना धनबाद का, वो थोड़े अलग किस्म की राजनीति की आओ हवा है। तो भाजपा वैसे ही किसी प्रत्याशी को जिस आओ हवा में सूट कर जाए, माने जातीय नाम की चर्चा जिसमें जातीय समीकरण भी सूट कर जाए भाजपा, हाँ, तो वो उस तरह के लोगों को। और अभी तक जो देखिए भाजपा में नाम बहुत जाते हैं, सर्वे होते हैं। अब वो नाम और सर्वे के बीच में भाजपा क्या खोज करके निकालती है भाजपा नहीं जानेगा, लेकिन बहुत सेफ सीट है, जिसको भी मिलेगा चुनाव जीतने का में कागज में आसानी से। तो ये तो रहे बाकी सीटों पर, लेकिन अगर जातीय समीकरण, कुछ सवाल आनंद जी से कर लेते हैं जो जरूरी सवाल छूट रहे हैं कि 5 सीटें हैं जो आदिवासियों के लिए या कहें शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड हैं अपने 14 में से। उन शेड्यूल ट्राइब की सीटों में से एक सीट तो बीजेपी ने कांग्रेस से छीन ली, या कहें कि इंडी गठबंधन से उसने सीट छीन ली है, यानी उसके नेता को ही ले लिया है अपने में, नेता को ही अपने में ले लिया है। सीट नहीं छीनी अभी, उसके नेता को अपने में मिला लिया। तो और राजमहल एक सीट है जहाँ पे बीजेपी नहीं जीती है। बाकी जो 4 सीटें बची, तो वहाँ, या फिर मैं 5 सीट की बात करूं, तो उन सीटों पे बीजेपी किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी क्योंकि विधानसभा में बहुत सी ऐसी आदिवासी बहुल सीटें हैं जहां बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में 3 तो कम से कम वो जीत रही थी, और एक कोशिश की है कि गीता कुरा के जरिए वो 4 शेड्यूल ट्राइब सीट जीत सके। तो किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी और कैसे उन सीटों पे जो उनकी कमजोरी है बीजेपी की, उसको कैसे मजबूती में बदलेगी? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? देखिए, झारखंड के 5 जो लोकसभा की सीटें हैं एसटी रिजर्व सीट, उसमें 3 तो भाजपा है अभी भी, हाँ, और 2 में एक जो गीता कुरा चलेगी तो एक कांग्रेस थे और एक जेएमएम है राजमहल से। दोनों इसको ना उस जीत के अंतर को देखिए। जेएमएम के पास राजमहल का सीट है, जीत 1 लाख से ऊपर का, लगभग 1 लाख से विजय हंसदा जीतते हैं, लगातार 2 बार से जीत रहे हैं। और आप आ जाइए कि भाजपा की जीत का दायरा देखिए। लोहरदगा 10,000 से, खूंटी 1,500 से, दुमका 40-50 हज़ार के करीब। तो मतलब भाजपा को भारी चुनौती है इन ट्राइबल सीटों में जीत के बाद भी। अब उसमें चेहरा केवल एक लोहरदगा से बदला है। तो भाजपा को लगा गीता कुरा को छोड़ दें, चाईबासा से चूंकि आ गई हैं तो उनको छोड़ दिया जाए। तो अभी भाजपा को लग रहा है इसमें से भी 2 तो चेहरे पर भरोसा है, अर्जुन मुंडा पर और सुनील सोरेन पर। तो भाजपा को ये लगा कि चेहरे बदल देने भर से हम उस सीट को बहुत कंफर्टेबल विन पोजीशन में नहीं रहेंगे, बजाते कि हम उनके लिए ग्रास रूट में काम करें। और भाजपा की पूरी तरह से पूरी टीम फोकस्ड है उन ट्राइबल सीटों पर, और सांगठनिक कामों पर भाजपा ने ज़्यादा जोर दिया, ग्रास रूट के चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया, जो चुनाव में वो उसका परिणाम हो सकता है दिखे, या भाजपा के जो स्थिति है समीकरण उसमें नहीं भी दिख सकता है। लेकिन भाजपा ये मान के चल रही थी कि जिन सीटों पर, अच्छा, एक सवाल ये था कि आप अगर जैसे ही अर्जुन मुंडा जी को खूंटी से आप रिप्लेस करते या वो चले जाते, तो एक संदेश तो जाता कि कंफर्टेबल विन के लिए
मुंडा जी भी लगे हुए हैं या फिर पार्टी भी चाह रही है कि हमको से, तो एक सरेंडर एक मनोवैज्ञानिक किस्म का जीत इंडिया गठबंधन के लिए होता कि हमने खूंटी जैसे सीट को में जिसमें अर्जुन मुंडा चुनाव लड़ रहा है तो वो हाँ केंद्रीय मंत्री को छोड़ के जाना पड़ा। तो इस तरह का कोई मैसेज चुनाव से पहले बीजेपी नहीं देना चाहती, तो सीट का रिप्लेसमेंट बीजेपी ने नहीं किया। अब अर्जुन मुंडा को फिर वहाँ अपने तरीके से चुनाव लड़ना होगा। रही बात जो गठबंधन है, वो गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, उसमें इंडिया गठबंधन को के पास जो समीकरण है वो समीकरण पिछले बार भी था। एक जो हम मिस कर रहे हैं, जो बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि देखिए ये जो पूरा जो चुनाव है देश भर का भी और झारखंड का भी, वो पूरा 2 ध्रुवों का चुनाव हो गया है, माने पोलराइज चुनाव है। इसमें तीसरी कोई पार्टी नहीं है या कोई तीसरा मोर्चा नहीं बना है। आप हर सीट को आप निकाल कर देख लें, चाहे वो एनडीए जीतता हो या इंडिया गठबंधन जीतता हो, जो पहले उपयोग था, आप देखेंगे कि अगर 60% वोटिंग हुआ है, 66-70 के बीच का वोटिंग परसेंटेज है, उन वोटों में से 34, 35, 38, 45, 41 विनिंग सीट को जा रहा है परसेंटेज ऑफ वोट। उन में हारने वालों को 28, 27, 35, ये इस रेशियो में, जहाँ बहुत शार्प है वहाँ 34-35 की लड़ाई है परसेंटेज ऑफ वोट के मामले में हम बता रहे हैं। अब जो तीसरी जो नीचे की जो जितनी भी पार्टियां हैं ना, उनको किसी को 1%, किसी को 6%, तो लड़ाई बहुत तीखा है, संघर्ष बहुत तीखा है। तो इसमें और खास करके ट्राइबल सीटों में जो अपने तरह के समीकरण है, उसमें भाजपा को तो 2-4 होना पड़ेगा, क्योंकि अब उसके बीच में कोई तीसरा कौन बनता नहीं है, तो सीधी लड़ाई हो जाती है। तो उसका एक असर है इस चुनाव के परिणाम में, और खास करके ट्राइबल सीटों पर। तो कुल मिलाकर के ये है कि यहाँ पर पहले जैसे पार्टियों का जो चुनावी तेवर होता था या जो समीकरण होता था, वो सारे समीकरण और वो सारी चीज़ें पुरानी चीज़ें हो गई हैं, इतिहास के पन्ने हो गए हैं। अब जो चुनाव है वो सीधा मोदी, एक फेस पे हाँ, एक चेहरे पर चुनाव हो रहा है। मोदी बनाम ये चुनाव है, लोकसभा का तो खास करके। तो उस चुनाव में भाजपा का अपना नैरेटिव्स, भाजपा का अपना प्रोजेक्शन, भाजपा के अपने काम का काज का तरीका, संगठन के नए तरीके से उसकी रूपरेखा, इतना कुछ बदल गया। और चुनाव एक इवेंट्स की तरह जो है पूरी तरह से तौर पर हो गया। उस इवेंट में आप सोचिए ना कि इंडिया गठबंधन के भी 7 बैठकें हुई, 8 बैठक कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट में घूम करके वो अलायंस की बातें हो रही हैं, और आप एक तरफ 195 की सूची जारी होगी। तो वो एक तैयारी में के लेवल में भी भाजपा आ गया है, तो निसंदेह उसका चुनाव पर तो असर दिखता है। तो बीजेपी जो है वो आगे चल रही है लोकसभा चुनाव में, ये तो तय माना जा रहा है। आपको कोई और सवाल हो जो आप पूछना चाहेंगे जो लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण है? नहीं, चुनाव से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें थी अब तक की, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो हम तय नहीं करेंगे। और प्रभात खबर का एक स्टैंड है कि हम किसी पार्टी के फेवर में बात नहीं करते, किसी के खिलाफ बात नहीं करते। जितनी चुनाव से जुड़ी हुई चीज़ें हैं हम उतनी ही बात करेंगे। तो जो जीतेगा उसकी जीत बताएंगे, जो हारेगा उसकी हार बताएंगे। आप जो काम, हाँ, जीत हार के कारणों को बताएंगे। हाँ, क्या राजनीतिक तापमान है हमारे झारखंड का, हम वो आपको बताएंगे। और इसके लिए हम आपको अभी से बता देते हैं, आनंद मोहन जी के साथ हमारा एक प्रोग्राम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। क्या नाम है? आनंद मोहन जी बताएंगे। नाम तय करना भी बाकी है, लेकिन जो पूरा चुनावी तापमान अगर आप जानना चाहते हैं झारखंड के ग्रास रूट का, तो हमारे साथ आप बने रहें। हम लोग उस पे काम कर रहे हैं और आपको झारखंड के लोकसभा से लेके विधानसभा चुनाव तक की हर ग्रास रूट लेवल की जानकारी आपको समय समय पर देते रहेंगे। तो हम आपके साथ बने रहेंगे। लोकसभा चुनाव जिस तरह से राजनीतिक रंग अभी पकड़ते जा रहा है, अभी लिस्ट जारी हुई है भाजपा की पहली, अब झारखंड के लिहाज से हम उम्मीद करेंगे कि इंडिया गठबंधन भी जल्द अपनी सूची जारी करे और उसके बाद ही तय हो पाएगा और हम समीकरण बता पाएंगे कि किस सीट में मुकाबला जो है वो कांटे की टक्कर का है और किस सीट में बीजेपी या फिर इंडिया गठबंधन के लिए जीत आसान है। तो फिलहाल चर्चा में बस इतना ही, लेकिन प्रभात खबर के साथ जुड़े रहें और जानते रहें क्या है झारखंड की राजनीतिक सरगर्मी का हाल। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार